हेलो स्टूडेंट्स, आगे का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जैसे आप लोग यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग देखे थे, विद्युत रासायनिक सेल की संरचना देखे थे, उसमें ये इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड लगा है, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड लगा है। किसी भी मेटल से हम लोग बनास करके ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल देखे थे। तो इस इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ विभव होता है। वो विभव क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। जैसे यहाँ पे जिंक है ना, जिंक कहाँ रखा हुआ है? जिंक सल्फेट में। तो धातु को जिंक सल्फेट में क्या था? जिंक 2+ आयन था। मैंने इसको बताया था, क्लियर किया था। कॉपर में कॉपर 2+ आयन था और सल्फेट 2- था, और ये कॉपर का छड़ लगा हुआ था। वैसे यहाँ पे जिंक का छड़ लगा है, तो यहाँ जिंक 2+ आयन है और सल्फेट 2- आयन है। तो किसी भी धातु को उसी के आयन के संपर्क में रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो यही वहां पे बोला है कि किसी भी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति। मतलब हम लोग क्या किए कि धातु का छड़ लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक 2+ का छड़ था, जिंक धातु का छड़ था, और इसको हम लोग किस पे विलयन में डुबो दिए? जिंक 2+ के विलयन में डुबो दिए। ठीक है, जिंक सल्फेट में डुबो दिए, तो वहां पे जिंक 2+ आयन है। तो किसी धातु को उसी के आयन के विलयन में डुबो के रखने पर इस धातु के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, जैसा आप लोग उसमें पढ़े थे कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। या फिर जैसे हम लोग कॉपर का देखे थे कि कॉपर को कॉपर आयन के संपर्क में रखे थे, यहाँ कॉपर 2+ था, कॉपर का छड़ था, तो ये क्या करता था? ये वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था। तो इस कंडीशन में जब वो धातु इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या तो ग्रहण करता है, तो वही लिखा हुआ है कि किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड कहलाती, पोटेंशियल कहलाती है। तो ये जिंक की जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, और जैसे कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगा? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। पोटेंशियल मतलब विभव कहलाएगा। ठीक, तो बस वही समझना है कि किसी भी धातु के द्वारा जब उस धातु की छड़ को उसी के आयन के संपर्क में रखा जाता है, तब वो धातु कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसकी वो जो क्षमता होगी, वो क्षमता क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्षमता 2 प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार क्यों? क्योंकि या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो एक प्रकार तो ये हो गया जब वो त्याग रहा है तो उसके त्यागने की प्रवृत्ति, या फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो इस हिसाब से हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव कहो। अब आप लोग ऑक्सीकरण का मतलब समझते हो ना? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। यहाँ लिखा भी है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं मतलब कि हम लोग इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे? उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो। जैसे यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। तो इसके पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? कॉपर के पोटेंशियल को अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है? समझ गए? 2 प्रकार का इलेक्ट्रोड वर्क कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी, क्षमता होगी, वो अपचयन विभव कहलाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला भी बना हुआ है। एम मतलब मेटल ना, कोई भी मेटल आप ले लो, जिंक, कॉपर, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। या मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव, 2 देगा तो 2 पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे मैंने एन लिखा है। तो ये ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण की अभिक्रिया मैंने लिखा है। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है ना, इलेक्ट्रॉन देना। अब यहाँ पे अपचयन होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेटल ले लो कोई भी, कॉपर ले सकते हैं जैसे, प्लस इलेक्ट्रॉन दे दो इसको और यहाँ पे लगा दो एन इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ पे लग जाएगा एन। इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो इस पे क्या लग जाएगा? सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे एम एन प्लस कर दो तो ये हो गया एम। ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो सॉलिड स्टेट में चला गया। इसकी जगह यहाँ पे आप लोग चाहो तो जिंक भी लिख सकते हो ना, यहाँ जिंक ले लो, कोई भी चीज मेटल लिख सकते हो। हमने जिंक एग्जाम्पल पढ़े इसलिए मैं उसको लेकर के चल रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। यहाँ पे कॉपर ले लो, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ऐसे
फिर क्या लिखा हुआ है मैंने कि द वैल्यू ऑफ बोथ आर ऑलवेज इक्वल विथ अपोजिट साइन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेम जिंक की ही बात करूं, मान लेते हैं मैंने एक कंडीशन में लिया जिंक ने इलेक्ट्रॉन देना है, जिंक को इलेक्ट्रॉन देना है, एक कंडीशन ये है कि जिंक को इलेक्ट्रॉन देना है, तब हम लोग उसके विभव को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। फॉर एग्जाम्पल जिंक ना लेकर के मैं एम कर देती हूँ ना, मेटल एम कर देती हूँ, ठीक, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। सेम अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। दो कंडीशन है। तो देखो इसके ग्रहण करने की कुछ क्षमता होगी और देने की भी कुछ क्षमता होगी। अब वो क्षमता मान लेते हैं हम लोग उसको मात्रा में हम लोग को बताना है कितनी क्षमता है, 1%, 2%, 3, 4, 5 ऐसे कुछ बताना है, हम लोगों को संख्या में बताना है। तो मान लेते हैं मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता मान लेते हैं 0.8 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही रैंडमली बता रही हूँ ना, कोई फिक्स डाटा नहीं बता रही हूँ। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है वो 0.8 वोल्ट की है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण विभव जो है वो है 0.8 वोल्ट। तो जो अपचयन विभव का मान होगा वो भी 0.8 वोल्ट ही होगा, सेम, हमेशा सेम आता है। लेकिन ये अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, सिर्फ साइन बदल जाता है, मान हमेशा सेम आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिंक का। जिंक जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, मतलब इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो दे रहा है मतलब कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। तब इसका मान कितना है, ऑक्सीकरण विभव का मान प्लस 0.76 वोल्ट। और जब ये जिंक 2+ ऑलरेडी है और बदल किस में रहा है, जिंक सॉलिड में बदल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या कहेंगे इसको, अपचयन विभव। तब देखो उस कंडीशन में इसका अपचयन विभव का मान कितना है, 0.76, सेम वैल्यू है दोनों, लेकिन साइन क्या है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। तो हमेशा ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान सेम होता है, बस क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देखेंगे कि कब ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाएगा और कब बढ़ जाएगा और कब अपचयन विभव बढ़ जाएगा। इस तरीके का कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है धातु की प्रकृति। अब धातु कैसा है, अगर धातु बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का नेचर क्या होता है, वो सोडियम पॉजिटिव बनाता है ना, कि सोडियम नेगेटिव बनाता है, बताओ। ये नेचर है ना, धनात्मक, विद्युत धनी होता है सोडियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, विद्युत धनी है, इसका मतलब साफ है कि सोडियम क्या करेगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा हम लोग विभव देखेंगे, ऑक्सीकरण विभव देखेंगे। तो इसके ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोरीन जाए, फ्लोरीन प्लस बना करके इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, है ना, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी देता नहीं है। तो इसके ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव का मान कम होगा और इसके ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता पे निर्भर करता है और विद्युत धनात्मकता पे निर्भर करता है। आप लोग नोट कर लेना, मैं बोल रही हूं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। अगर कोई तत्व विद्युत धनी है तो उसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा, और अगर कोई तत्व विद्युत ऋणी है तो उसका अपचयन विभव अधिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है धातु आयनों का सांद्रण। अब धातु आयन का सांद्रण हम लोग कितना ले रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, ये जो यहाँ पे हम लोग सांद्रण लिए थे ना, ये विलियन लिए थे, इसका सांद्रण कितना ले रहे हैं ये भी देखना है। तो धातु आयन का सांद्रण अगर आप बढ़ा दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट जाएगा। मतलब अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऑक्सीकरण विभव यहाँ घट रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, तो अपचयन विभव उल्टा कर लेना इसको, अपचयन विभव यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ घट जाएगा, ठीक, याद रखना है इसको। टेम्परेचर, अगर ताप का प्रभाव क्या पढ़ना है तो हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लेंगे, उस फॉर्मूला में टेम्परेचर वहां आ जाता है। प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम लोग को प्रेशर को क्या करना है, बढ़ने और घटने। जैसे कॉन्सेंट्रेशन है ना, अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कब यूज किए, सांद्रता कब यूज किए, जब हम लोग यहाँ पे विलियन लिए थे, ठीक है, ठोस अवस्था में यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिए थे और यहाँ विलियन लिए थे, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता शब्द यूज किए। लेकिन अगर आप गैसीय इलेक्ट्रोड लोगे, यहाँ पे हमने ठोस इलेक्ट्रोड लिया है ना, ये ठोस का बना हुआ है, छड़ है, लेकिन कई बार ऐसा भी कंडीशन आता है कि हम लोग यहाँ पे गैस ले लेते हैं, ऐसे गैस भर लेते हैं,
उससे इलेक्ट्रोड का काम करवाते हैं, गैस से। तो जब गैस रहेगा तब हम लोग को प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेशर का क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, एक निश्चित प्रेशर पे अच्छे से रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई? पहले तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही नहीं पढ़े हैं, तो मैं आप लोगों को पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पढ़े, चलो ठीक है, अभी तो पढ़ लिए हम लोग ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव ही है, ये यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ था इलेक्ट्रोड विभव, बस इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, या तो ऑक्सीकरण विभव या तो फिर अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, और अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और अपचयन विभव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब उसी इलेक्ट्रोड विभव में सिर्फ मानक शब्द जुड़ गया, स्टैंडर्ड शब्द यूज हो गया है। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए है ना कि ये जो विलयन है, ये विलयन की सांद्रता फिक्स कर लेंगे हम लोग, टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे, प्रेशर फिक्स कर लेंगे। उस कंडीशन में जब ये सेल बनाएंगे, जब सब कुछ फिक्स कर लेंगे, तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे ना, मानक बोलेंगे। तो बस वही है, सांद्रता हमको 1 मोल प्रति लीटर ही लेनी है, 1 मोलार बोल सकते हैं। जो विलयन हम लोग लेंगे यहाँ पे, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। जैसे ये विलयन ले लिए, ठीक है, इसमें आपको नहीं पता सांद्रता कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, तो आप सिर्फ क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड विभव। इसका कुछ इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसका कुछ इलेक्ट्रोड विभव होगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण विभव होगा, यहाँ पे अपचयन हो रहा है तो इसका अपचयन विभव होगा। ऐसे करके मतलब आप सिर्फ अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव या इलेक्ट्रोड विभव बोलोगे साथ में, ठीक है। लेकिन अगर विलयन की सांद्रता यहाँ पे हम लोग 1 मोलर ले लें, लिखा हुआ है, और अगर प्रेशर की जरूरत पड़ी है तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ले लें, 1 वायुमंडलीय दाब का, और टेम्परेचर हम लोग कितना रखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे हम लोग इस प्रोसेस को कराएं, तब हम लोग बस उस विभव को हम लोग उस समय क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहले हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे थे, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव या दोनों को मिला दे तो इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे थे, है ना। अब हम लोग क्या कर दिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर फिक्स कर दिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलने लगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करा रहे हो, आप किसी भी टेम्परेचर पे करा रहे होगे, ऐसा सेल बना के रखे होगे, तब आप उसको इलेक्ट्रोड विभव कहना। लेकिन जब आप सॉल्यूशन को 1 मोलर प्रति लीटर का बनाओगे, 1 मोल प्रति लीटर का बनाओगे और टेम्परेचर को आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे, फिक्स रखोगे, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शॉर्टकट में इसको SEP लिखा हुआ दिख जाता है ना, तो ध्यान रखना, SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव नापेंगे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो प्लस 0.776 और माइनस 0.76 होता है। तो ये हम लोग कैसे नापे, कैसे पता किए, तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हेल्प से। बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और भी 1-2 हैं। रेफरेंस मतलब कि संदर्भ इलेक्ट्रोड। ये संदर्भ इलेक्ट्रोड का क्या होता है ना कि एक तो ये किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, मतलब जैसे आपको जिंक का ज्ञात करना है, अभी हम लोग यहाँ पे बनाए थे ना, जिंक का छड़ लिए थे, जिंक सल्फेट का विलयन, यहाँ कॉपर का छड़ लिए थे, कॉपर सल्फेट का विलयन, और ऐसे जोड़ दिए थे, ठीक है, ऐसे है ना, इस तरीके कुछ बनाए थे। तो देखो जिंक और कॉपर को जोड़ करके बनाए। अब आपको अगर संदर्भ इलेक्ट्रोड एक ऐसा, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, तो हमको एक इलेक्ट्रोड कौन सा लेना पड़ेगा, जब हमको मान लो आपको जिंक का ज्ञात करना है, तो जब आपको जिंक का ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, संदर्भ इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। अगर आपको कॉपर का ज्ञात करना है तो कॉपर के साथ आपको यहाँ पे कोई सा संदर्भ इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जो जिंक के साथ भी एसोसिएट हो सके, कॉपर के साथ भी, या जिस भी मेटल का आपको ज्ञात करना है उसके साथ एसोसिएट हो सके, जुड़ सके, और जुड़ करके ऐसे पूरा सेल बना सके। तो वैसे इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, और उनका जो अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव का मान होता है वो फिक्स होता है। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड जो किसी भी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ विद्युत रासायनिक सेल बना दे और जिनका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, फिक्स हो। संदर्भ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिक्स, इलेक्ट्रोड विभव निश्चित होता है। ऐसे एक संदर्भ इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
ये एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है। विभिन्न इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए उन्हें संदर्भ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एक क्या है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड क्यों बनाए, क्योंकि एक तो ये सभी के साथ एसोसिएट होकर विद्युत रासायनिक सेल बना लेगा, किसी के साथ भी जुड़ करके बना लेगा, जिंक के साथ, कॉपर के साथ, फ्लोरीन के साथ, टीन के साथ, लेड के साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसी के साथ भी जुड़ जाएगा। मतलब इधर जिंक ले लो, इधर हाइड्रोजन वाला ले लो, इधर कॉपर ले लिया, इधर हाइड्रोजन वाला ले लो, इधर फ्लोरीन ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लो, इधर सोडियम लिए, इधर हाइड्रोजन ले लो, मतलब वो किसी के साथ भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका जो मान होगा हाइड्रोजन वाले का, वो हमेशा कितना आएगा, 0। ठीक, तो ये पता है हम लोगों को किसका मान 0 है, तो हम लोग इसको क्या बना लिए, संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब ये होता कैसे है, अच्छा इसको शॉर्टकट में SHE बोलते हैं ना, SHE किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका पूरा नाम है, या इंग्लिश में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका पूरा नाम है। और ये क्या है, तो ये एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने में किया जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग, SHE का पूरा नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यह एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका प्रयोग किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने में किया जाता है। क्लियर है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो दिखता कैसे है, कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो एक पात्र ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा बना रही हूं मैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। अब इसमें हम लोग विलयन भर देंगे। किसका विलयन भरेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन से रिलेटेड विलयन ही तो भरेंगे, तो हम लोग HCl भर दिए, HCl सॉल्यूशन यहाँ पे भर दिए। ठीक, एक अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में, तो गैस को भरने के लिए जैकेट चाहिए ना, कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसमें गैस भरा रहे, तो यहाँ पे एक कांच का जैकेट जैसा बना देंगे, इस टाइप का कुछ। आप लोग बुक से देख करके डायग्राम अच्छे से बना लेना, मैं ऐसे रफ रैंडमली बना रही हूँ ना, रफ बना रही हूँ। ठीक, यहाँ पे एक हो गया, और एक यहाँ पे ऐसे प्लेटिनम का तार लगा रहेगा, और इसमें प्लेटिनम की जाली। यहाँ बीच में ऐसे सॉल्यूशन को नहीं डालना है ना कांच के अंदर, चलेगा नहीं, ठीक है, ये करेक्ट है। ये तार किस चीज का है, प्लेटिनम का। तार इसलिए लगाए हैं ताकि हाइड्रोजन से संबंध स्थापित हो सके ना, तो ये प्लेटिनम का तार, ये प्लेटिनम की जाली, और ये जो है ये पूरा जैकेट जो है वो कांच का है, कांच का जैकेट। अब देखो इस जैकेट में यहाँ पे जगह छूटा हुआ है, यहाँ से हम लोग भरेंगे हाइड्रोजन गैस, तो इसके अंदर क्या भरा रहेगा, हाइड्रोजन गैस भरा होगा। तो ये हाइड्रोजन, यही अब ये पूरी जो व्यवस्था है ये किसके जैसा काम करेगी, इलेक्ट्रोड के जैसा, और ये उसका विलयन, ये इलेक्ट्रोड और ये विलयन। जैसे ये जिंक की छड़ थी और जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई थी, वैसी यहाँ पे हाइड्रोजन की छड़ बन गई, समझ लो, गैसेस स्टेट में हम लोग यहाँ हाइड्रोजन लिए हैं और वो हाइड्रोजन के विलयन में भरी हुई है। HCl है, HCl मतलब H+ और Cl-। ठीक है, तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें HCl का सांद्रता कितना लेते हैं, तो 1 मोलार सांद्रता लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना लेंगे, तो 1 atm, क्योंकि गैस है तो प्रेशर आएगा ना, और जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कितना हम लोग मेंटेन करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मानक शब्द यूज किए हैं, क्योंकि ये मानक कंडीशन में काम कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में काम कर रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SHE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है SHE किसे कहते हैं, इसकी संरचना और कार्यविधि को समझाइए। तो आप लोग कार्यविधि समझ गए होंगे कि HCl के सॉल्यूशन में डूबा है और ये इलेक्ट्रोड बन गया है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसा ये काम करेगा। अभी ये आधा हुआ ना, इसको जिंक वाले के साथ जोड़ दो ऐसे, ये देखो, ये जो है ये प्लेटिनम का तार इसीलिए निकला ही है ताकि इसको जोड़ सके। ये यहाँ पे लगा देंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर, फिर यहाँ से ऐसे लगा दो लवण सेतु, तो ये जुड़ गया दूसरे अर्ध सेल के साथ। तो ये अर्ध सेल, तब जाके ये मिला क्या, पूर्ण सेल। तो ये एक अर्ध सेल है ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको किसी से जोड़ेंगे तब पूर्ण सेल बनेगा। इसका उपयोग करके हम लोग अब इन दोनों को जब लगा देंगे ना साथ में, तब फिर आगे का रिएक्शन होगा, या आगे हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अब कैसे इसको दर्शाएंगे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भरा है, HCl है, जैसे हम लोग जिंक वाले को कैसे दर्शा रहे थे, जिंक वाले के लिए हम लोग क्या लिखते थे, जिंक सॉलिड, जिंक 2+,
फिर 1 मोलार सॉल्यूशन है तो 1 मोलार लिख देते थे, फिर ऐसे ऑब्लिक लगाते थे, यहाँ पे कॉपर 2+, ये एक्वस था, ये भी एक्वस है, फिर कॉपर सॉलिड ऐसे लिखते थे ना। तो अब हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये जिंक वाले के लिए इतना रिप्रेजेंटेशन और इतना कॉपर वाले के लिए था। जब दोनों साथ में जुड़ गया तो डबल स्लैश लगा के जोड़ देते थे ना। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसके लिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिए हैं तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे यूज कर रहे हैं तो हम लोग प्रेशर लिखेंगे। जब ठोस वाला लेते हैं ना, ठोस वाला इलेक्ट्रोड लेते हैं तो वहां पे हम लोग सांद्रता लिखते हैं, लेकिन जब गैस इलेक्ट्रोड लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर लिखते हैं। जैसे वहां हम लोग 1 मोलार लिखते थे तो यहाँ 1 एटमॉस्फेयर लिए। हाइड्रोजन किस में बदलेगा, H+ में बदलेगा, इसलिए H+ लिख दिए, एक्वस में जाएगा और H+ की सांद्रता कितनी होगी, 1 मोलार। यहाँ पे आपको प्लेटिनम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गैस किसी ना किसी धातु के सहारे ही वहां पे रहेगी ना, तो प्लेटिनम का यूज होता है। तो प्लेटिनम यहाँ पे दर्शाओगे कि ये जो गैस है ये प्लेटिनम के सहारे है वहां पे। यहाँ प्लेटिनम का तार लगाए थे ना, ये इसी तार से तो तार कनेक्ट किए थे, ये प्लेटिनम का तार लगाए थे, यहाँ इसी से तार कनेक्ट किए थे। तो तार क्योंकि गैस से तार को कैसे जोड़ोगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वायर के लिए सिस्टम देना पड़ेगा ना, तो वही है। रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन गैस लिए हैं वो H+ में बदलेगी या फिर H+ वापस हाइड्रोजन गैस में बदलेगा। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है ये H+ में बदल करके विलियन में आएगी, या फिर जो विलियन में H+ है, ये HCl वाला H+, ये यहाँ से इसके ऊपर इसमें जुड़ता जाएगा, H2 बन करके इसके ऊपर जुड़ता जाएगा। दोनों में से एक चीज होगा। तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि गैस से एक्वस में जा रहा है या फिर एक्वस से गैस में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे दोनों रिएक्शन को मैंने बारी बारी से करके लिखा हुआ है, ये देखो। क्या है ना, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट भी मैंने लिखा था कि यह एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है मतलब कि, नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड भी वर्क करता है और एनोड भी काम कर सकता है, एज अ कैथोड और एज अ एनोड। इट विल वर्क बोथ एज अ कैथोड और एज अ एनोड। मतलब ये कैथोड का भी काम कर सकता है और एनोड का भी काम कर सकता है। जब ये एनोड का काम करेगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जैसे जिंक वाले में होता था, जब जिंक क्या था, एनोड था, तो जिंक सॉलिड स्टेट से किस में जाता था, एक्वस में जाता था और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता था, रिलीज करता था, इसमें 2+ आता था। ये क्या था, एनोड। और कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। सेम यहाँ पे है, हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन एज अ एनोड काम करे, अगर एनोड के जैसा काम करे तो क्या होगा, हाइड्रोजन टूटेगा, H+ बनाएगा और विलियन में चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और अगर ये एज अ कैथोड काम करेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है ना ये दोनों के जैसा काम कर सकता है, तो जब ये कैथोड के जैसा काम करेगा तो कॉपर वाला रिएक्शन होगा। कॉपर का क्या होता था, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक देता था उसको ग्रहण करता था और किस में बदल जाता था, कॉपर सॉलिड में। सेम यहाँ पे H+ जो विलियन में है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा और अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन, रिडक्शन। क्लियर है। तो ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग अपचयन विभव कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, पोटेंशियोमीटर चाहिए ना, विभव मापी चाहिए। विभव ज्ञात करने के लिए विभव मापी चाहिए, तो विभव मापी तो लगा ही देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये विभव मापी यहाँ लगा देते हैं, इसमें वोल्टेज बताता है, जो वोल्टेज बताता है, रीडिंग बताता है, वो हमारा विभव आता है ना। तो वैसे ही हम लोग को विभव मापी ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल वाला टॉपिक में वापस आऊंगी। अभी हम लोग इधर चलते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कैसे करना है। तो देखो, अभी हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड पढ़े थे, तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो आपको जिंक वाले इलेक्ट्रोड का ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बीकर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन और जिंक की छड़, ये जिंक की छड़ है। ठीक, यहां से तार लगा दो। अब यहां पे इस साइड में आपको क्या लेना पड़ेगा, HCl का सॉल्यूशन, और ये कांच का जैकेट वैकेट लगा दो और इसमें क्या भर दो, हाइड्रोजन गैस। ये प्लेटिनम की जाली, जो संरचना डायग्राम है वही बनाना है ना। अब ये तार को कनेक्ट कर दो दोनों को, कहां से, विभव मापी से। ये है विभव मापी, और यहां पे लगा दो
लवण सेतु। ये हो गया, जुड़ गया। ये अर्ध सेल, ये अर्ध सेल, दोनों मिलके क्या बन गए? एक पूर्ण विद्युत रासायनिक सेल बन गया ना। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो इसका जो विभव का मान है वो 0 आता है। तो इसके कारण तो कुछ भी यहाँ पे जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो भी विभव आएगा वो 0 आएगा। ठीक, रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से विद्युत धारा आएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से विद्युत धारा आएगी। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा और विद्युत धारा आएगी, तो यहाँ पे विभव मापी में रीडिंग आएगा। ये वाला संकेतक ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, इधर की ओर आएगा, ऐसे संकेत करेगा। ठीक, इधर संकेत करेगा तो कितने नंबर पे संकेत करेगा, किस पे संकेत करेगा, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आता है मान, जो आता है वो आता है 0.76 वोल्ट का। ठीक है, तो अपन को क्लियर है कि जो 0.76 है वो तो जिंक के कारण ही आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो क्या है, 0 वाला है, वो तो कुछ देगा ही नहीं। तो ये आंसर किसका हो जाएगा? जिंक सल्फेट के लिए हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ना। ठीक, सेम वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल है कॉपर 2+ का। इसमें भी वैसे ही करना है। यहाँ पे हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे, नहीं, इधर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, यहाँ पे अपन को SHE ले लेना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन गैस ले लो और यहाँ पे HCl। ये संरचना ये हाइड्रोजन गैस वाली बनेगी ना, ऐसे। ये प्लेटिनम की जाली, ये हो गया, और ये प्लेटिनम का तार, ये जोड़ दिए। अब यहाँ पे फिर से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा और संकेतक संकेत करेगा। बाकी सब व्यवस्था सेम है, बस यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, इधर लिए हैं SHE और इधर लिए हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक, इधर SHE और इधर कॉपर इलेक्ट्रोड। संकेतक देगा। अब यहाँ पे जो आंसर आता है, जो संकेतक का रीडिंग आता है, वो आता है 0.34 वोल्ट। तो क्लियर है, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण तो 0 मिलना था, तो जो यहाँ पे आंसर मिला है वो पूरा पूरा किसके कारण होगा? कॉपर वाले के कारण होगा। तो ये जो आंसर है ये किसका होगा? कॉपर का होगा। जैसे यहाँ पे जो आंसर था ये किसका है? जिंक का। ठीक, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर वापस इस पे आऊंगी। तो देखो फॉर्मूला क्या है। विद्युत वाहक बल टॉपिक है, नाम विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं? तो वही जब दो अर्ध सेल को मिला देंगे तो एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाएगा। ठीक है, दोनों अर्ध सेल का देखो, ये एक अर्ध सेल था, ये एक अर्ध सेल था। इसका कुछ विभव है ऑक्सीकरण विभव और इसका कुछ विभव है अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव, इसका भी अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव, मतलब इसका कुछ विभव है, इसका कुछ विभव है। अगर इसका विभव मान लेते हैं A है और इधर वाले का इसका विभव A है और इस कॉपर वाले का विभव B है, तो A और B बराबर तो नहीं होंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। तो A और B के बीच में जो अंतर आएगा A माइनस B, उसको बोलेंगे विभवांतर। और इसी को विभवांतर के कारण, इसी विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है एक दिशा से दूसरे दिशा में। जिधर भी विभव ज्यादा है उधर से कम वाले विभव की ओर, सपोज A कम है और B अधिक है, तो अधिक से कम की ओर विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो ये विभवांतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। तो जो दोनों अर्ध सेल के बीच में विभवांतर है उसी को विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव कहते हैं। तो आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा? या तो EMF लिखा हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसीलिए शॉर्टकट में EMF या फिर ई सेल ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लगा रहता है कई बार, स्टैंडर्ड कंडीशन लोगे तो नॉट लगा रहेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब 1 मोलार सॉल्यूशन बनाओ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखो, तब कैसा लिखा रहेगा? E0 सेल। तो ऐसे लिखा है E0, तो इसको मानक सेल विभव बोलो। और अगर सिर्फ ऐसे लिखा है ई सेल, ऐसे सिर्फ लिखा है, तो इसको बोलो सिर्फ सेल विभव, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन का हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे मानक कंडीशन ही हमेशा लेकर के चलेंगे। तो मैं यहाँ पे EMF या लिख देती हूँ E0 सेल, मानक कंडीशन ही लेके चलना है। तो मानक सेल विभव पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड, यहाँ भी नोट लगा देते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड।
या फिर फॉर्मूला में आप लोग लिख सकते हो कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण की अपचयन, अपचयन, तो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। ई सेल बराबर, या फिर और कैसे लिख सकते हो, कैथोड किधर था, राइट साइड में लगा हुआ था ना, तो ई राइट माइनस एनोड किधर रखा रहता है, लेफ्ट साइड में, तो ई लेफ्ट, हमेशा एनोड को लेफ्ट में रखना है और कैथोड को राइट में रखना है, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो ना। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग जो अभी पढ़े हैं विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, जिंक और कॉपर से बना हुआ, तो जिंक का जो विभव है वो माइनस 0.76 है और कॉपर का जो विभव है वो प्लस 0.334 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आप लोग इसमें तो पढ़ चुके हो, ये वाला सेल देख चुके हो, इधर जिंक था इधर एनोड था, लेफ्ट में जिंक यानी कि ये एनोड है और राइट में कॉपर यानी कि ये कैथोड है, तो कॉपर कैथोड के जैसा काम कर रहा है और जिंक एनोड के जैसा काम कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैथोड वाले में जिंक लिखेंगे ई Zn2 + 2 Zn माइनस ई Cu2 + 2 Cu, यहाँ पे जिंक लिखेंगे यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, मैं क्लियर कर दी हूँ इसको, ठीक है ना। कैथोड वाले को कैथोड में लिखो, एनोड वाले को, अरे यार थोड़ा उल्टा हो गया ना ये कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, कैथोड में कौन है, कॉपर, तो ऐसे लिखेंगे ई Cu2 + से Cu और माइनस एनोड में कौन है, जिंक, तो ई Zn2 + से Zn, ऐसे क्लियर है। तो अब कॉपर का मान कितना है, तो कॉपर वाला मान लिख दो 0.34, माइनस जिंक का मान कितना है, माइनस 0.76, साइन का ध्यान रखेंगे, विदाउट साइन नहीं लिखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 बराबर 1.10 वोल्ट, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो कितना आएगा 1.10 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पे जो विभवांतर, यहाँ पे जो विक्षेप मिलेगा हम लोग को उसका वैल्यू कितना होगा 1.1 वोल्ट का विक्षेप यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ये है हमारा आंसर। ये है विद्युत वाहक बल, यही हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब जिंक का इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव ज्ञात करना था, तो जिंक एनोड में था और हाइड्रोजन किसमें था, कैथोड में, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई, कैथोड में कौन है हाइड्रोजन H + H2 विल गिव्स माइनस ई नॉट, एनोड में कौन है जिंक, तो जिंक 2 + 2 जिंक, ऐसे जाएगा, है ना। ये कैसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आगे बता दूंगी आप लोगों को। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए तो मैंने क्या बोला, हमेशा 0 है आंसर। जिंक के लिए कितना होता है, तो जिंक के लिए जो आंसर आ रहा है वो क्या है 0, सॉरी जिंक के लिए तो हमको ज्ञात करना है ना, ई जिंक 2 + जिंक, ठीक। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, विक्षेप कितना आ रहा है, ई सेल का मान 0.76, तो यहाँ पे 0.76 रख दो, 0 माइनस ई नॉट Zn2 + Zn, ठीक। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई नॉट Zn2 + Zn बराबर, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -76, तो ये हो गया जिंक के अपचयन विभव का मान, ठीक। अब इसी को आपको ऑक्सीकरण विभव लिखना है, अगर जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान लिखना है तब क्या करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाते टाइम पे कि अपचयन विभव का जो मान होता है वही ऑक्सीकरण विभव का होता है, दोनों का मान सेम होता है, सिर्फ साइन बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, क्लियर है। सेम कॉपर के लिए बनाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिए, विक्षेप हम लोग देखें कि 0.34 का आ रहा है, तो ई नॉट सेल का मान कितना आ रहा है 0.34। कैथोड पे कौन है, तो कैथोड पे तो कॉपर है, तो यहाँ पे कॉपर लिख दो, कॉपर 2 + कॉपर, माइनस एनोड पे कौन है हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दो H2, ठीक। अब क्या हो जाएगा 0.34 इक्वल टू, कॉपर का तो हमको ज्ञात करना है, कॉपर 2 + कॉपर माइनस हाइड्रोजन का कितना होता है 0 होता है, तो 0, तो कॉपर वाले का डायरेक्ट क्या लिखेंगे Cu2 +
Cu इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.34। ये क्या है अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीकरण विभव लिखना है तो क्या हो जाएगा E0 Cu2 प्लस बराबर माइनस 0.34। ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव। बस पलट देना है ना आपको, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का मान सेम होता है, उल्टा कर देना है। ये अपचयन विभव था, ये ऑक्सीकरण विभव, जस्ट बस ये प्लस में था, ये माइनस में है। क्लियर है? अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जब जब मैं अपचयन विभव लिख रही हूं तो मैं जिंक 2+ से जिंक में गई, और जब मैं ऑक्सीकरण विभव लिखती हूं, ये ऑक्सीकरण विभव है, इसको मैं यहां लिख देती हूं, तो ऐसे लिखूंगी E0 जिंक टू जिंक 2+। तो ये समझना है ना, अपचयन विभव है तो 2+ आयनिक वाला पहले और सॉलिड वाला बाद में, और ऑक्सीकरण विभव है तो सॉलिड वाला पहले आयन वाला बाद में। सेम यहाँ पे मैंने लिखा है। अपचयन विभव है तो आयनिक पहले सॉलिड बाद में, और ऑक्सीकरण विभव है तो सॉलिड पहले आयन बाद में। तो ये देख करके आपको समझ जाना है कि ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ है कि अपचयन विभव। सपोज एक एग्जांपल में दिखा रही हूँ ESN2+ और EMG2+ Mg। बताओ ये टिन के ऑक्सीकरण विभव का मान है कि अपचयन विभव का? और इसको भी बताओ कि ये मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण विभव का मान है कि अपचयन विभव का? इसको आप लोग बताएंगे ना, कमेंट करके बताना नीचे में, वीडियो में कमेंट करना कि टिन वाले का ऑक्सीकरण विभव लिखी थी या अपचयन विभव, और मैग्नीशियम वाले का ऑक्सीकरण विभव लिखी हूं या अपचयन विभव। नीचे कमेंट में लिखना, ठीक है? लिखना कि टिन का ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव, और मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव लिखा है मैंने या अपचयन विभव। ये क्या लिखा है मैंने संकेत, ठीक है, समझ करके। अच्छा, और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग संकेत में कैसे बनाएंगे। इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जगह शॉर्टकट में इसका संकेतन कैसे करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट वाले को पहले लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन से किस में बदलता है, हाफ H2 से ये बदलता है H+ में। ऐसे नहीं, देखो हाफ H2 कितना एटमॉस्फेयर पे, 1 एटमॉस्फेयर पे, बदल किस में रहा है H+ में, ठीक है। फिर लवण सेतु का साइन डबल ऑब्लिक, फिर यहाँ पे कॉपर 2+ 1 मोलार से किस में बदल रहा है, कॉपर सॉलिड में। इसको एक्वस कर दो, इसको भी एक्वस कर दो, और यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर हम लोग यूज किए हैं इसलिए प्लेटिनम लिखना जरूरी है। सेम इसका साइन कैसे हो जाएगा, इधर जिंक से स्टार्ट करना है तो जिंक से जिंक 2+ 1 मोलार, मानक कंडीशन लिए हम लोग। फिर लवण सेतु का साइन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन में आ रहे हैं तो हाइड्रोजन H+ एक्वस, ये भी एक्वस 1 मोलार, और ये किसमें बदल रहा है, हाफ H2, और ये प्लेटिनम के ऊपर है इसलिए प्लेटिनम लिखना जरूरी है। जब भी गैसियस इलेक्ट्रोड लो यहाँ पे 1 ATM कर देना, तो प्लेटिनम पे है कि किस पे है, किस धातु के सपोर्ट में है, वो धातु का नाम वहां पे लिखना होता है। प्लेटिनम लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि गैसीय इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट एक टॉपिक है, क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। आप लोग इसको बुक से नोट करके लिखेंगे कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।